स्टोरी की शुरुआत होती है। दिखाया जाता है एक राज्य के बारे में जो 600 साल से बिना झुके खड़ा था और राजधानी संविधान में खो जाने से पहले उस राज्य ने अपना पावर को क्लास में बदल दिया और क्लास सिर्फ फैमिली ट्रेडिशन बन गया। और दिखाया जाता है एक स्कूल जहां सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। और आज रिजल्ट का दिन था। सब स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देखने के लिए खड़े थे। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम रियू रहता है और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। वो रिजल्ट देखने आता है पर वो सेकंड आया था। उसको बीट करती है उसकी कॉम्पिटिटर संग हुई जो रॉयल फैमिली की मेन ब्रांच से नहीं थी। वो वहाँ आती है और रियू की मजाक उड़ाती है और कहती है, क्या हुआ, फिर से हार गए, अब अपनी हार मान लो। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और उसको कहता है, अपनी जगह मत भूलो, तुम तो रॉयल ब्लड की भी नहीं हो। वो उसको बहुत प्यार से धमका के चले जाती है। लेकिन ये बात उसको बहुत चुभती थी क्योंकि सब उसको नौकरों की तरह ट्रीट करते थे, जैसे उसकी कोई पहचान ही ना हो। इसका झलक हम लोगों को तब दिखता है जब प्रिंसिपल ऑफिस में थी और प्रिंसिपल उसको फर्स्ट आने की खुशी में एक क्राफ्टेड बॉल देता है, जैसे वो कह रहा है, जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारी जगह यही है। वो मुस्कुराते हुए ले लेती है और बाहर जाकर फेंक देती है। उसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और संग हुई जू एक कंपनी की ओनर बन जाती है और वो सब मैनेजर के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसकी कंपनी की सेल कम हो गई थी और उसका रैंक सेकंड में आ गया था। और कहती है, आज किंग के बर्थडे में जाना है तो तैयार रहना, मैं कुछ नया करूंगी तो आर्टिकल लिखने के लिए रेडी रहना। अगली सीन में प्रिंस यान अपने रूम में रहता है। तभी वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है। प्रिंस यान उसको कहता है, शिकार करके अब नींद आ रही है। उसका मैनेजर परेशान हो जाता है और कहता है, अभी सोने मत जाइए, आज किंग का बर्थडे है, उसकी पार्टी में भी जाना है। लेकिन वो सुनता नहीं है और चला जाता है। बर्थडे पार्टी में सब बड़े बड़े लोग आते हैं अपनी महंगी गाड़ियों में और वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर रहते हैं। तभी वहाँ संग हुई जो आ जाती है, एक रेड ड्रेस पहनकर, और फोटोग्राफर्स को अच्छी अच्छी पोज दे रही थी और सारे फोटोज उसके मैनेजर्स अच्छा सा आर्टिकल्स लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे थे। अंदर जाकर संग हुई जो अकेली खड़ी थी। तभी उसके पास 3 लड़कियां आती हैं और उसके बारे में कहती है और उसका मजाक बनाती है। ये सुनकर संग हुई जो गुस्सा हो जाती है और क्लास तोड़ देती है और उन लोगों की तरफ इशारा करती है। वो तीनों वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रियो आ जाता है और उसको टोंट मारता है, सुना है तुम्हारा सेल डाउन हो गया है। वो कहती है, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है प्रमोट करने के लिए, तब भी मैं तुमसे जीत गई। फिर उसको वो वही रॉयल ब्लड वाली बात कहता है। वो गुस्सा हो जाती है और उसका टाई पकड़कर टाइट कर देती है, जिसकी वजह से वो घुटन महसूस करने लगता है और कहती है, दोबारा मत कहना। उसके बाद दोनों बैंक्वेट में चले जाते हैं जहाँ सब बड़े बड़े लोग थे और किंग भी था। सब बैठे हुए थे और टाइम देख रहे थे क्योंकि ग्रैंड प्रिंस एयान अभी तक वहाँ नहीं आया था। उसके आते ही सब खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रिंस एयान अपने शिकार वाला ड्रेस पहनकर आ जाता है। इसकी वजह से किंग की माँ, जिसे सब मदर क्वीन कहते हैं, गुस्सा हो जाती है। इस पर प्रिंस एयान कहता है, आप मुझे बाद में डांट लेना, अभी पार्टी में फोकस करते हैं, और अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है जो किंग के पास था। किंग अभी छोटा था, वो सिर्फ 8 साल का था और प्रिंस यान उसका चाचा था। किंग यान को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि दोनों बहुत क्लोज थे। पार्टी के बाद संग हुई जो लॉन में रहती है। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर मीन वहाँ आता है। संग हुई जो को देखकर उसके पास जाता है। संग हुई जो उसको देखकर कहती है, क्या बात है, आज आपने पूरा पिंक ड्रेस पहनी है। वो कहता है, कैबिनेट के लोग मेरा सर उड़ा देते अगर मैं ऑफिस वाला ड्रेस पहनकर आ जाता। मीन पूछता है, कहाँ थी तुम इतनी देर से, मैं तुम्हें खोज रहा था। वो कहती है, एकदम पीछे बैठी हुई थी, तुम तो फ्रंट रो में बैठे हुए थे, तो मजा आ रहा होगा आगे बैठने में। वो कहता है, इतना बोरिंग था कि मुझे नींद आ रहा था, एकदम टॉर्चर था। मीन कहता है, लेकिन तुम तो कमाल कर रही हो, जिस तरह तुम बिजनेस चला रही हो, रियो तो 1 साल में ही फेल हो गया था। वो कहती है, बस करो, उससे मेरी बराबरी तो मत करो। मीन कहता है, तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, इंटरनेशनल है ना। वो कहती है, हाँ, तुम्हें पसंद आया। वो कहता है, लेकिन रेड ड्रेस पैलेस में मना है। संग हुईजू कहती है, मेरा कोई इरादा नहीं है रूल तोड़ने का। मीन कहता है, लेकिन ध्यान रखना, ये सब चीजें कंट्रोवर्सी बन जाती है। वो कहती है, छोटी सी कंट्रोवर्सी में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी संग हुईजू को कौन जानता है,
वो सिर्फ मुझे CEO ऑफ ब्यूटी कैसल के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। तभी वहाँ चॉय ह्यूंग आ जाता है और मिन के कान में कुछ कहता है और मिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस इयान अकेले कैसल में खड़ा रहता है। तभी वहाँ मीन आ जाता है। वो उसको पास बुलाता है। मीन कहता है, मैंने कितनी बार कहा है आपको अकेले मत रहा करो। वो कहता है, क्यों, मुझे कोई अकेला देखकर मार देगा? वो कहता है, नहीं, मुझे टेंशन उन लोगों की है जो आपके स्ट्रेस में मर ना जाए। आप गायब हुए तभी चॉय मेरे पास आ गया आपको ढूंढते हुए। आप अपना अच्छे से ख्याल रखा करो क्योंकि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्रिंस कहता है, तुम शादी कब कर रहे हो? वो कहता है, अचानक से ये सवाल? वो कहता है, महल की आधी लड़कियां जो बैंक्वेट में थी तुम्हें ही देख रही थी। वो कहता है, अब ये क्या कह रहे हो? फिर प्रिंस कहता है, आधी नहीं, आधी से कम देख रही थी तुमको, बाकी मुझे देख रही थी। वो कहता है, अच्छा तो कंपटीशन कम करना चाहते हो मेरी शादी करवा कर? वो कहता है, नहीं, इसका अपोजिट। ये सुनकर मीन कंफ्यूज हो जाता है। प्रिंस यान कहता है, शायद मेरी शादी जल्द हो जाएगी। मीन शॉक हो जाता है। प्रिंस फिर कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे ऊपर प्रेशर कर रही है शादी करने के लिए, और अगर ऐसा हो गया तो मुझे ये पैलेस से बाहर जाकर रहना होगा, और जब मैं बाहर रहूंगा तो मैं टेम्पोररी किंग की जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा, और हमारे किंग अभी 8 साल के हैं और तुमने ही तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थोपा था। जैसे डेलीकेट से मिलना, चैरिटी देना, मिलिट्री फंक्शन अटेंड करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये सब फिर से तुम्हें ही संभालना होगा। मिन टेंशन में आ जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही हम लोगों के पास रॉयल्स कम है ये सब कुछ हैंडल करने के लिए। इस पर प्रिंस कहता है, तो ब्लॉक करो। वो कहता है, क्या? प्रिंस कहता है, अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करो। रॉयल फैमिली की शादी करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है रॉयल फैमिली एक्ट के मुताबिक। प्रिंस वहां से चला जाता है। मीन वहीं खड़ा रहता है और कहता है, ये सब तो पहले भी बोल सकता था, मेरी हालत खराब करने के बाद क्यों कहा? दूसरी तरफ संग हुई जो नेटवर्क तलाश करते करते पैलेस के अंदर आ गई थी। तभी वहाँ प्रिंस यान आ जाता है और पूछता है, कौन है वहाँ? वो कुछ नहीं कहती, बस खड़ी रहती है। यान उससे उसका नाम पूछता है। वो नाम बताती है। फिर यान उससे काम का पूछता है। वो कहती है, मैं यहाँ काम नहीं करती। वो कहता है, कोई बाहर वाला यहाँ क्या कर रहा है? ये जगह पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं इसको नज़रअंदाज कर दूंगा। वो कहती है, सच में? यान कहता है, अपने जूनियर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर गिनती स्टार्ट कर देता है। तभी एक धमाके की आवाज आती है। प्रिंस यान उसको रुकने बोलता है और वहां से चला जाता है। जब वो बैंक्वेट के पास जाता है तो देखता है बैंक्वेट में आग लगी हुई थी। उसको अपने भाई जो किंग था उसकी याद आती है। वो भी ऐसे ही आग की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी वहाँ मदर क्वीन आ जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम और भी किंग का मौत देखना चाहते हो? तभी किंग उसको आवाज देता है और वो भागते हुए उसके पास जाती है। अगले सीन में मीन पैलेस से निकल रहा होता है अपने ऑफिसर के साथ और कहता है, मीडिया कंट्रोल करो, कोई भी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, और वहां से चला जाता है। संग हुई जो भी पैलेस से बाहर आती है, उसकी असिस्टेंट वहीं खड़ी रहती है। वो कहती है, इतना लेट क्या कर रही थी? वो कहती है, अंदर आग लगी थी। वो झट से पूछती है, प्रिंस यान ठीक है ना? संग हुईजू कहती है, क्या हुआ, तुम भी उसकी फैन हो? रास्ते में संग हुईजू की असिस्टेंट पूछती है, तुम प्रिंस यान से इतनी नफरत क्यों करती हो? वो कहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूड और बदतमीज है। फिर वो पुरानी बातें सोचती है जब वो स्कूल में थी, और एक रात वो रियू की चाबी चुरा कर आर्चरी की प्रैक्टिस करने चली जाती है। रात के वक्त वो वहाँ अकेले प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ यान आ जाता है और सेम क्वेश्चन उससे करता है। उसका सेम आंसर रहता है। वो कहता है, तुम्हें पता है ना, रात में स्कूल स्टूडेंट को हॉस्टल से बाहर आना मना है, इसकी वजह से तुम्हारी पॉइंट्स कट सकती है। वो कहती है, मुझे टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करना है, वैसे भी तुम भी यहाँ आए हुए हो। वो कहता है, मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ली है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और वो लेटर दिखाता है। वो लेटर देखती है और कहती है, यहाँ आना सबको मना है, और तुमने यहाँ आने के लिए प्रिंसिपल से मंजूरी ली है? जैसे मेरे पास रियू की चाबी है, मैंने उससे चुरा ली थी, इसका मतलब तुम्हारी औहदा उससे भी ज्यादा है। ये तो मेरे लिए नाइंसाफी है।
मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी तो जीतूंगी कैसे? तो मुझे लेक्चर मत दो, मैं वो सब चीजें हासिल करना चाहती हूँ जो मेरे दुश्मन हासिल कर चुके हैं। प्रिंस यान कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की लेवल में आ जाओ। वो कहती है, मैं गलत रास्ते पकड़कर जीतना ज्यादा पसंद करूंगी, ना कि सही रास्ता लेकर हारना। और वो वहाँ से चले जाती है। दूसरे सीन में प्रिंस यान अपने ऑफिस में बैठा था, तभी वहाँ मदर क्वीन आ जाती है और कहती है, मैं माफी चाहती हूँ तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए और बुरा भला बोलने के लिए। प्रिंस यान कहता है, प्राइम मिनिस्टर मुझसे पूछ रहा था कि मदर क्वीन आपको थप्पड़ कैसे मार सकती है, ऐसी बातें कैसे कर सकती है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा आपको अपनी एक्शन पर पछतावा है। ये सुनकर मदर क्वीन गुस्सा हो जाती है और कहती है, सबको तुम्हारी फिक्र है लेकिन किसी को किंग की फिक्र नहीं है जो मरते मरते बचा। वो कहता है, ये भी मेरी गलती है। वो कहती है, हाँ तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम टेम्पोररी किंग हो अभी तक। वो कहता है, किंग अभी 8 साल का है और अभी सब कुछ संभाल नहीं सकता, तो मेरा रहना अभी जरूरी है। वैसे भी टेम्पोररी किंग के पास कोई पावर नहीं होता। क्वीन कुछ कहने जा रही थी, तभी वो चिल्लाकर कहता है, मिनिस्टर का काम होता है पॉलिटिक्स देखना, बिजनेसमैन बिजनेस संभालता है, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता हूँ। इस पर वो कहती है, तुम्हें तुम्हारा पावर का अंदाजा नहीं है। पॉलिटिशियन तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हारे साथ रहने के लिए मरते हैं और तुम्हारे साथ उनकी एक फोटो उनको पावर दे सकती है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं, तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारा नाम ही काफी है उन लोगों के लिए इन्वेस्टर्स की ट्रस्ट हासिल करने के लिए। तुम अकेले ही पूरी राजगद्दी को अपनी परछाई से ढाक सकते हो। फिर प्रिंस यान अपना बचपन को याद करता है, जब वो अपने पापा के पास गया था क्योंकि उसको 100 मार्क्स आए थे। ये सुनकर वो खुश नहीं होता और कहता है, तुमको ये सब चीजों से ऊपर उठना होगा, और कहता है, तुम क्राउन प्रिंस के रास्ते में मत आओ। फिर प्रिंस यान कहता है मदर क्वीन से, बताइए आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत पिलर की तरह रहो और किंग को सपोर्ट करो। वो कहता है, जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ। वो कहती है, तुम शादी कर लो मेरी चॉइस की लड़की के साथ और मेरे साथ और किंग के साथ वफादारी निभाओ। दूसरी तरफ संग हुईजू के पापा उसको शादी करने के लिए कहता है। वो कहती है, मैंने इतना कुछ हासिल किया है शादी करने के लिए, मैं CEO हूँ कंपनी की और मैं संग हुईजू हूँ। तभी उसका भाई आ जाता है और कहता है उससे, कितना चिल्लाते रहती हो, दिन रात भौंकती रहती हो। उसकी भाभी कहती है, पापा को इतना परेशान मत करो, शादी कर लो। संग हुईजू कहती है, तुमने पापा के साथ मिलकर ये प्लान किया है ना, वो भी उसके साथ जो इंडस्ट्री में रैंक भी नहीं कर पाया। ऐसे आदमी का मैं क्या करूँगी। वो कहती है, फैमिली कोई भी रिश्ता लाती है उसमें तो हम लोगों की हाथ बंधी रहती है क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। संग हुईजू कहती है, अच्छा पूरी डिटेल लेकर करते हैं सब, तब भी तुम्हारी इस निकम्मे से शादी कैसे करवा दिया। उसका भाई गुस्सा हो जाता है, दोनों में झगड़ा होने लगता है। उसका पापा उन लोगों को रोकता है और कहता है, तुमको शादी तो करनी होगी। वो कहती है, मैंने कब मना किया शादी करने से, बस मुझे उससे शादी नहीं करनी है जो मुझसे बहुत नीचे है। वो कहती है, पापा मुझे सच बताना, आप मुझे यहाँ से हटाने के लिए ये सब कर रहे हो ना, जिससे इस निकम्मे को मेरी जगह मिल जाए। वो कहता है, निकम्मा किसको कह रही हो। वो कहती है, ऑफ कोर्स तुमको, और कहती है, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, और वो वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस यान चॉय ह्यूंग के साथ रहता है। चॉय ह्यूंग कहता है, आपने मान ली शादी के लिए। वो कहता है, शायद। चॉय ह्यूंग कहता है, प्रिंस कब से सबकी बात मानने लगे। वो कहता है, जब से तुम बदतमीजी से बात करने लगे हो। वो माफी मांगता है और कहता है, ये सब सही नहीं है, पहले वो आपकी शादी के खिलाफ थी, अब आपकी शादी करवाना चाहती है, वो भी अपनी पसंद की लड़की के साथ। दूसरी सीन में संग हुईजू अपने ऑफिस में रहती है और सबके ऊपर गुस्सा करती है। उसकी असिस्टेंट उसके लिए टी लेकर आती है जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए, और कहती है, पता है तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है सब एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा निकालो, तुम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने वाली लग रही हो। वो कहती है, मैं संग हुईजू हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। अगले सीन में प्रिंस यान जा रहा था, वहाँ एक आदमी आता है। वो उससे पूछता है, कहीं जा रहे हो। वो कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी में जा रहा हूँ, मेरे प्राइवेट घर में। कहता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ की देखभाल कौन करेगा, किंग की हिफाजत कौन करेगा। प्रिंस यान कहता है, मेरे जाने के बाद शायद तुम रहोगे, और हंसने लगता है। उसके बाद कहता है,
मदर क्वीन को मेरे बारे में बता देना, मेरी छुट्टी के बारे में। मैं इतना खुश था कि मैं उसे बताना भूल गया और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो आदमी मदर क्वीन के पास रहता है। वो कहती है उससे, किंग की बर्थडे के दिन प्रिंस यान लेट में आया और वो हंटिंग वाली ड्रेस पहन कर आया। उसके बाद आग लग गई। उसके बाद कहने जा रही थी ये सब यान ने किया है, लेकिन वो आदमी उसको बीच में रोक देता है। क्वीन मदर आगे कहती है, किसी की हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ कोई बोले या कोई बात करे। वो आदमी कहता है उसको यहाँ सब पसंद करता है। प्रिंस अपना भाई और बाप को खोने के बाद भी वो अपना नीफ्यू के टेम्पोररी किंग बना हुआ है और क्राउन को बचा रहा है। क्वीन मदर कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, किंग अभी छोटा बच्चा है, इसलिए अगर कोई कंपेयर करेगा तो डिफरेंट साफ दिखेगा दोनों के बीच। अगले सीन में संग हुई जो लड़कों की प्रोफाइल देख रही थी शादी के लिए और उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। वो मिस टू को फोन करती है और कहती है, तुम्हारी पसंद भी सेम है पापा की तरह। तुमने लुक्स में फोकस किया है लेकिन पैसों में नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कोई ऐसा लड़का मिले जो खूबसूरती और पैसों में मुझसे मैच करे। मैं ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, मैं कोई रॉयल फैमिली का लड़का थोड़ी मांग रही हूँ। इतना ही कहते हुए वो रुक जाती है जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आया है। दूसरी तरफ प्रिंस यान कुछ ड्रॉ कर रहा था, तभी वहाँ चॉ ह्यूंग आ जाता है और कहता है, मैंने मना किया था, हंटिंग ड्रेस मत पहनो बर्थडे के लिए। और वो उसको न्यूज़ दिखाता है। प्रिंस यान इग्नोर कर देता है। उसके बाद चॉ ह्यूंग कहता है, पब्लिक ऑफिस अफेयर में आपके खिलाफ आवाज उठा रही है। वो पूछता है, पब्लिक का रिएक्शन? वो कहता है वो तो और गुस्से में है। फिर प्रिंस यान पूछता है, आग वाली खबर कहीं छपी है? वो कहता है नहीं। प्रिंस यान कहता है, तो फिर से एक बार मेरा निकनेम ट्रेंड करेगा। उसके बाद उसका न्यूज सब जगह ट्रेंड कर रही होती है और सब कहते हैं सिर्फ एक ड्रेस के लिए उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। मिस टू संग हुईजू के पास जाती है। वो भी वही न्यूज देख रही थी। मिस टू कहती है, ये बंदा का अलग ही हाइप है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो अपने ही ख्यालों में थी। ये देखकर मिस टू उससे पूछती है, तुम्हारे प्रिंस यान के बारे में क्या सोचती हो? वो कहती है, ये बहुत अच्छा है। वो कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस यान अपने घर में बैठकर शांति से बुक पढ़ रहा था। तभी चॉ ह्यूंग वहां आ जाता है और बकना स्टार्ट कर देता है, आप इतना आराम से कैसे बैठ सकते हैं? सबको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? माना कि आपका कपड़ा गलत था बैंक्वेट के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी इशू हो जाए। आपका शिकार वाला ड्रेस रॉयल ड्रेस से काफी अच्छी थी। और वो बकते जाता है, जिससे प्रिंस यान परेशान हो जाता है और चुप रहने को कहता है। दूसरी तरफ मिस टू और संग हुईजू के बीच में बहस चल रही थी। वो कह रही थी, आपका ये आइडिया है? आप पी हुई हो क्या? वो कहती है, नहीं, और इसमें गलत क्या है? वो कहती है, आपको हो क्या गया है? आप प्रिंस यान से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? वो कहती है, तुम ही बताओ कितने लोग हैं जो मेरे बराबर खूबसूरत, अक्लमंद और अमीर है? ऐसा मैच और कहाँ मिलेगा? वो कहती है, इसके बारे में आप किसी और से बात तो नहीं की? वो कहती है, नहीं, तुम पहली हो। फिर संग हुई जो कहती है, क्या मैं रिक्वेस्ट भेजूं रॉयल ऑडियंस के लिए? वो ये सुनकर टेंशन में आ जाती है। चॉ ह्यूंग प्रिंस यान से कहता है, बहुत कोई आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की है, इसमें संग हुई जू भी है। वो कहता है, कौन संग हुई जू? चॉ ह्यूंग कहता है, कैसल ब्यूटी की सीईओ, और उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है। मिस टू कहती है, उससे मिलना आसान नहीं है, बिजी होगा। वो कहती है, मैं क्या फ्री हूँ, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ। दूसरी तरफ मदर क्वीन के पास एक नौकरानी आती है। वो पूछती है, प्रिंस यान का कोई खबर? वो कहती है, नहीं, उसने तो किसी से भी मिलने से मना कर दिया है। मदर क्वीन कहती है, तो तुम ये दिखाना चाहते हो तुमको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रिंस यान शांत होकर बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन चॉ ह्यूंग एकदम परेशान था। वो कहता है, खाना मंगा कर खा क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है, तुम खा लो। वो खुश हो जाता है और कहता है, मेरी कितनी फिक्र है आपको, और खाने लगता है। तभी प्रिंस यान कहता है, खाते वक्त थोड़ा सा चुप रहोगे तुम, जिससे मैं बारिश का मजा ले सकूं? ये सुनकर वो खाना रख देता है। वो फिर कहता है, संग हुईजू ने फिर से मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। वो कहता है, रिजेक्ट कर दो। ये रिजेक्शन देखकर उसका ईगो हर्ट हो जाता है।
वो फिर रिक्वेस्ट भेजती है, इस बार बहुत अच्छा सा रीज़न देकर। उसको पूरा यकीन था इस बार वो रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद वो बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजती है और वो बार बार उसको रिजेक्ट करता जा रहा था। इतना रिजेक्शन के बाद वो पागल हो जाती है और जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से ऑफिस में सब डर जाता है। वो बहुत गुस्सा में थी। तभी उसको याद आता है पार्टी में प्रिंस यान ने उसको जूनियर करके बुलाया था। वो इस बार वही नाम से रिक्वेस्ट भेज देती है। चॉयह्यूंग कहता है प्रिंस यान को, फिर से संगहुईजू ने रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन इस बार जूनियर के नाम से। वो ये सुनकर कहता है अप्रूव कर दो। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। प्रिंस यान कहता है अपने जूनियर को कैसे मना कर सकता हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उससे मिलने चले जाती है। ये खबर मदर क्वीन के पास चला जाता है, क्योंकि उसने अपना जासूस प्रिंस यान के पास भेजा हुआ था। संगहुईजू और प्रिंस यान एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी संगहुईजू एक रेड इनवेलप निकालती है और कहती है ये मेरा प्रपोजल है, चलो हम लोग शादी कर लें। ये सुनकर वो कुछ देर साइलेंट रहता है और थोड़ी देर बाद एक हल्की सी स्माइल देता है। सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।